सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज ये हमारी फोर्थ क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम ज़मीन पे रहते हैं, हम इस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी दुकान वगैरह और बिजनेस करते हैं और अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं इसी ज़मीन पर। और हम अलग अलग तरीके से इसे यूज़ करते हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसीलिए जो लैंड है ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस लैंड पर क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन होता है, यानी पेड़ पौधे इसी ज़मीन पे ही उगाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, जानवर वगैरह इसी पे चलते हैं। ह्यूमन लाइफ भी इसी लैंड पर है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे हम दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस खोलते हैं, ये सब क्या करते हैं? ज़मीन पे ही करते हैं। और ट्रांसपोर्ट, गाड़ी वगैरह चलती है, ट्रक है, कार है, बाइक है, ये किस पे चलती है? लैंड पे ही चलती है। और कम्युनिकेशन सिस्टम से टावर वगैरह लगता है, सब इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लैंड हमारे लिए एक रिसोर्स है जो बहुत ज़रूरी है। However, land is an asset of finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning। तो भाई लैंड जो है वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है। लैंड का भी, दुनिया में जो लैंड है उसका कुछ एरिया होगा और वो धीरे धीरे भर रहा है। यानी जो एरिया अभी आपको, जो जमीन का हिस्सा आपको अभी खाली दिख रहा है, हो सकता है 10 साल के बाद वहां कुछ बन जाए, कोई बिल्डिंग बन जाए, किसी घर बन जाए, कोई रोड बन जाए। तो ठीक है, लैंड जो है एरिया वो भरता जा रहा है, यानी वहां पर सेटलमेंट होता चला जा रहा है। और एक दिन आएगा कि पूरी जमीन भर जाएगी और कोई भी खाली जगह वहां नहीं बचेगी जहां कुछ और नया बना सकते हैं। तो ठीक है, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से प्लानिंग करने की जरूरत है कि इस रिसोर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन एंड आइलैंड। तो हमारे इंडिया में भी अलग अलग तरीके की लैंड है, यानी अलग अलग रिलीफ फीचर। कुछ ऊंचाई पे है, जैसे माउंटेन है, उससे नीचे आ गया प्लेटू हो गया, बिल्कुल प्लेन एरिया है, मैदान एरिया है, प्लेन हो गया। और पानी से चारों तरफ ढका हुआ है, आइलैंड हो गया। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। तो 43% जो एरिया हमारे पूरे कंट्री का है, यानी इंडिया का है, वो प्लेन है, यानी मैदान है। विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम खेती करते हैं और इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं। माउंटेन 30% है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। तो 30% भैया एरिया माउंटेन्स ले जाता है और वहां से क्या होता है, कुछ रिवर्स हैं जो पेरिनियल फ्लो करती हैं, यानी सारा साल उसके अंदर पानी बहता रहता है, कभी सूखती नहीं। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो यहाँ से टूरिज्म का भी मामला बनता है, लोग टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं माउंटेन एरिया के अंदर रिवर्स को देखने के लिए। और रिवर के होने की वजह से, माउंटेन की वजह से बहुत सारे प्लांट होते हैं जिससे हम फायदा उठाते हैं। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी यहाँ जुड़ जाता है कि हम जो वहाँ के एनवायरमेंट है उससे फायदा उठाते हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया इज ऑफ द कंट्री इज प्लेटू रीजन। तो 27% आपका प्लेटू रीजन है। इट पॉसेज रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो इस प्लेटू रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा आपके मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। तो ये क्या है? लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। तो लैंड हम अलग अलग वजहों से, अलग अलग मकसद से यूज करते हैं। वो क्या है? पहला चीज सिंपल, फॉरेस्ट, जंगल है। दूसरा क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो जमीन जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, कि भैया यहाँ खेती नहीं हो सकती। तो आप पूछोगे, अब खुद सोचो क्या रीजन हो सकता है, क्यों खेती नहीं हो सकती? पहला रीजन बैरन और वेस्ट लैंड। या तो बंजर जमीन है कि भैया वहां खेती हो ही नहीं सकती, बंजर है, उसमें कुछ उगता वगैरह नहीं है, तो इसलिए अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। दूसरा वेस्ट है, एकदम बेकार है, कूड़ा वगैरह फेंकते हैं वहां पर, या और किसी तरीके से बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई है, इसलिए वहां कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, लाइक एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। दूसरा, हम वहां खेती क्यों नहीं कर सकते? भाई बिल्डिंग बन गई तो अब खेती कैसे करोगे? रोड बन गई, फैक्ट्री बन गई, तो खेती के अलावा और किसी काम में अगर लैंड लग गई है तो सीधी सी बात है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। तो एक तो हमने समझ लिया कि कौन से जो है लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब और दूसरी तरीके की अनकल्टीवेटेड लैंड जहां पर खेती नहीं होती। अब देखिए, फेलो लैंड को हम अलग कर दे रहे हैं। फेलो लैंड को हमने अलग से पढ़ने के लिए, और वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसकी वजह अलग है कि वहां खेती क्यों नहीं होती, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया।
तो फैलो लैंड को छोड़ दें तो तीसरे के अंदर हम बात करेंगे और दूसरी तरीके के अनकल्टिवेटेड लैंड्स के बारे में। तो पहला आपका आता है परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, यानी जानवरों को चरने के लिए एक परमानेंट प्लेस बना दी कि भैया यहाँ पर जानवर चरेंगे, तो ये परमानेंट पास्चर हो गया। ये और दूसरी तरीके के चरने वाली जगह। बी पॉइंट है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। तो बहुत सारे पेड़ हैं जिनको उगाने को हम नेट सोन एरिया में काउंट नहीं करते। नेट सोन एरिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ट्री हैं जो किसी खास कैटेगरी में हमने उसको नहीं रखा कि उसको अलग से हम स्टडी करें। तो ऐसे कोई पेड़ अगर वहां लग रहे हैं तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे कल्टीवेटेड में। हम नहीं मानेंगे कि वहां खेती हुई है। ठीक है। तीसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो तीसरा यानी सी पॉइंट हमारा क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये क्या होता है, अगर किसी जमीन को 5 साल से ज्यादा के लिए हम छोड़ दें, वहां खेती ना करें। फॉर एग्जाम्पल कभी खेती होती थी लेकिन अब 5 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, वहां खेती नहीं हुई, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड में। अब ये आया हमारा फैलो लैंड। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसका रीजन अलग है, अभी मैं बताऊंगा क्या रीजन है। करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो इसमें दो कैटेगरी बनती है। ठीक है। एक तो करंट फैलो हो गया। करंट फैलो में क्या आता है, अगर किसी जमीन को 1 या 1 साल से कम के लिए हम छोड़ देते हैं, वहां पर खेती नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रॉप है, कोई फसल है जो 1 साल में 2 बार उगाई जा सकती है, लेकिन हम एक ही बार उगा रहे हैं वहां पर, और 1 साल से कम हमने छोड़ दिया उसको, खाली कुछ नहीं उगा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो करंट फैलो है। अब ये फैलो होती क्या है, फैलो लैंड का मतलब सिंपल अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां खेती नहीं होती। लेकिन इसमें रीजन अलग है। इसका रीजन क्या होता है कि जैसे अगर आप कहीं पर कोई खेती करते हो, किसी कोई क्रॉप अगर आपने उगाया, तो वो क्या करता है, सॉइल की कुछ फर्टिलिटी लेता है, और उस फर्टिलिटी को वापस आने में, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लांट वहां पर लगा दिया, कोई क्रॉप उगा दिया, उसको काटने के बाद अब ऐसा नहीं कि दोबारा फिर से आप बीज डालो और वहां से फिर से फसल निकलने लगे, क्योंकि अभी वो फर्टिलिटी इस्तेमाल हो गई, मिनरल्स उस प्लांट ने जो पहले उगा था यूज कर लिया। अब उसको फिर से मिनरल आने में, वहां पर फिर से फर्टिलिटी वापस आने में उसको टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम वहां पर खेती नहीं करते। तो अगर 1 साल या 1 साल से कम का टाइम है तो हम करंट फेलो के अंदर डाल देंगे। बी पॉइंट है अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और अगर हम 1 से 5 साल तक छोड़ देते हैं, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो जाए और 5 साल के अंदर अंदर रह जाए, क्योंकि 5 साल से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो 5 साल के अंदर ही अंदर रहेगा, तो हम कहेंगे करंट फेलो के अलावा दूसरे तरह का ये फेलो लैंड हो गया। अब ऐसा क्यों करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड मांगते हैं, तो अगर उसको आपने उगा दिया तो वो इतनी ज्यादा फर्टिलिटी आप लैंड की ले लेगा कि 3-4 साल तक फिर आप कुछ उस पर उगा नहीं सकते। उसको 3-4 साल या 5 साल करीब लगभग टाइम लगेगा वापस उसकी फर्टिलिटी आने में। अब पांचवा हमारा है नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया के अंदर, इसके अंदर इसने इसकी डिफिनीशन नहीं लिखी हुई है, बल्कि डिफिनीशन आपको लिखी है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की। इंटरमीडिएट की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके अंदर इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है। वो क्या है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो ये आपको नहीं लिखी तो नहीं याद रखना है, सिंपल इस नेट सोन एरिया के अंदर आपको यही लिखना है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो भैया नेट सोन एरिया क्या होता है, जितने एरिया पर हमने क्रॉप को उगाया है, और अगर किसी क्रॉप को 1 साल में 2 बार उगा रहे हैं तो उसको 2 बार काउंट करेंगे। तो क्या करना है, नेट सोन एरिया जो है उसको, और अगर किसी क्रॉप को 1 साल से ज्यादा उगाए हैं उसको भी जोड़ लो, तो जो एरिया बनकर आएगा वो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।